हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 6 विकास इवोल्यूशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो जो भी बच्चा 2025 में टॉप करने का सपना देख रहा है, जी हाँ, उसका सपना होगा सच। ओनली जो आईएमपी क्वेश्चन हम देंगे बेटा, अगर आप तैयार करते चलते हो फेमस एजुकेशन के द्वारा, तो फेमस एजुकेशन से द्वारा दिए गए प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही दोस्तों को कर दीजिए शेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आपके लिए वायरस क्या है। तो देखो बेटा, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायरस क्या है? ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मनुष्य, पौधों या जानवरों को जैसे मेजबानों को संक्रमित कर सकते हैं, ये वायरस कहलाता है। ठीक है, तो वायरस के लिए इतना ही, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन रेडी कर लेना आपको, प्रजाति क्या है। तो प्रजाति क्या होती है? प्रजाति को जीवों को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो परस्पर प्रजनन करने तथा उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रजाति कहलाती है। और थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो आपके लिए थर्ड बनता है यहाँ पर समजात व समृद्धि अंग से क्या समझते हैं। देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन समृद्धि अंग, ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न हो तथा जिनके कार्य वो समान हो, वो क्या समृद्धि अंग कहलाता है। और वहीं अपन समजात अंग देखते हैं छात्रों, तो ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान हो पर स्वयं कार्य में भिन्न हो, तो समजात अंग कहलाता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से आपकी नोटबुक में रेडी कर लेना है। अब क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, लैमार्कवाद एवं नव लैमार्कवाद में अंतर लिखिए। देखो, 2025 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखकर लापरवाही नहीं करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका सितंबर आ गया, आप कब पढ़ोगे फिर। तो यहाँ पर देखेंगे छात्रों, लैमार्कवाद नव लैमार्कवाद में डिफरेंस। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आपका दिया है, यह मूल रूप से लैमार्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और नव लैमार्क क्या, नव लैमार्क द्वारा। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। यह विभिन्न वैज्ञानिक द्वारा, नव लैमार्कवाद के वैज्ञानिकों के द्वारा लैमार्कवाद के रूपांतरण के पश्चात अस्तित्व में आया है। ठीक, सेकंड देखेंगे लैमार्कवाद का पॉइंट, तो इसके अनुसार जीवों में आंतरिक जीवनी शक्ति तथा औपचारिक गुण जैव विकास की प्रमुख स्रोत है। और नव लैमार्कवाद में क्या होता है? नव लैमार्कवाद आंतरिक जीवनी शक्ति के विकास में भूमिका को नकारता है। ठीक है, इतना ही आप कर लोगे तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा। आपको इतना नहीं कर पा रहे हो तो मत पढ़िए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, यह वातावरण में परिवर्तन की जैव विकास में भूमिका पर विश्वास करता है, और ये भूमिका पर विश्वास या जीवों पर बदले हुए परिवेश की प्रत्यक्ष भूमिका पर विश्वास करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट इतना ही है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, इसके गुणों के अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार सभी उपजात गुण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति प्रदर्शित करते हैं, और इसके क्या, इसके अनुसार यह केवल वही उपार्जित गुण है जो वंशागति प्रदर्शित करते हैं जो जनन कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। तो इतना ही डिफरेंट है, आपको तैयार कर लेना है। और 5 क्वेश्चन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो आपका 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीजन क्रांति क्या है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ऑक्सीजन क्रांति देखेंगे तो इसकी आपको डेफिनेशन बनती है, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के विकास जो प्रोटोजोइक गुण तक फैली एक घटनाओं थी। वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो गया है, तो ये आपकी ऑक्सीजन क्रांति कहलाती है। और वहीं क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन को भी आपको रेडी कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। सिलेबस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट के हिसाब से। डार्विन के प्राकृतिक वर्णनात्मक से क्या समझते हैं। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है, पूछा जा सकता है। तो इसका देखेंगे तो वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक नियम का प्रस्तुत किया, प्रावधान किया, जिसे चार्ल्स डार्विन का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रकृति वर्णनात्मक कहते हैं। जिस प्रक्रिया में वैज्ञानिक गुण में कम या अधिक हो जाते हैं, इसे प्राकृतिकरण व
वाद कहते हैं और यह एक धीमी गति से होने वाली क्रमशः अनैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इतना ही आपको ये डार्विनवाद के प्रगति अपरिणाम से, ठीक है, इतना ही नियम दिया था इन्होंने, इसके बारे में बताया है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नोट जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, अगर समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं स्टूडेंट, यूरे और मिलर के प्रयोगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये यूरे और मिलर का नामांकित चित्र है, तो चित्र आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है क्लियर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बता देना। अब देख लीजिए आपके सामने डायग्राम में, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, इसके बाद ये गैस है, ये आपका है स्कर्लिंग विसर्जन, ये आपकी टोंटी होती है स्टूडेंट, ये आपका जल बाहर निकलता है, यहाँ संघटक है, और ये जल अंदर जाता है, यहाँ जल बिंदु है। ठीक है, ये कार्बनिक, ये जल वाष्प होता है, और ये आपका निर्वात। ठीक है, ये ऐसा है डायग्राम, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बुक में बना लेना, कॉपी में आपकी। ठीक, अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रयोग पे। तो प्रयोग क्या क्या लिखा वो देखेंगे। तो स्टेनले मिलर का प्रयोग की अगर बात करें तो ये जो स्टेनले मिलर वैज्ञानिक जो थे वो शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे। हेरोल्ड यूरे स्टेनले मिलर ने सन 1953 में जीव की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए। इन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण की परिस्थिति को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा जीवन की उत्पत्ति को प्रयोगशाला की जांच की। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस 2:1:2 अनुपात में ली और गैसीय मिश्रण इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया। दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जल वाष्प बनाई हुई है कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। इसके उपरांत दोनों को मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया और ठंडा करने के बाद मिश्रण को एक यू नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। इस प्रकार से सप्ताह तक यह प्रयोग किया गया, सप्ताह तक। ठीक है, और यहाँ पर तरल द्रव का रासायनिक परीक्षण करने या ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसरीन, एलेनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो ये स्टेनले मिलर का प्रयोग था, तो इसको आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल कमेंट कर देना। बाकी चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो स्टूडेंट। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि ये दिक्कत है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।